बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मेरे साथ मेरे चारों खास मेहमान हैं। मेजर जनरल संजय मेसन, मेजर जनरल वीके दत्ता, मेजर जनरल के सिन्हा, एक कमोडोर एस वैल। अब आपको बता रहे हैं एक बड़ी अहम खबर। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे और अब जो कुछ बचे कुछ हैं उनका भी चुन चुनकर हिसाब हो रहा है। पिछले 3 दिनों में 2 बड़े आतंकवादियों पर हमला हुआ। सिंध में लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर अबू सैफुल्लाह निजामानी उर्फ अबू हमजा ये मारा गया। ये अब लश्कर के को फाउंडर आमिर हमजा पर हमले की खबर आ रही है। लाहौर में आमिर हमजा को गोली मारने की खबर है और गोली लगने के बाद आमिर हमजा को लाहौर के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आईएसआई की निगरानी में इस आतंकवादी का इलाज इस वक्त चल रहा है। बड़ा प्रोमिनेंट और डोमिनेंट फिगर रहा है ये लश्कर तैयबा में। हाफिज सईद के साथ मिलकर इसने लश्कर तैयबा क्रिएट किया, बनाया और उसके बाद ये माना जाता है कि कुछ वक्त ये भारत में भी रहा और भारत में इसने कई स्लीपर सेल स्थापित किए। इसके अलावा धीरे धीरे ये ऑपरेशनल कमांड से हट करके ये लश्कर तैयबा का जो पब्लिसिटी विंग है या प्रोपोगेंडा विंग है उसके अंदर चला गया। तो इस वक्त इसका रोल लश्कर तैयबा में ज्यादा आइडियोलॉजिकल विचारधारा का माना जाता है, लेकिन एक बिल्कुल घोर कट्टर आतंकवादी है और इसको निशाने पर लेना पाकिस्तान में इसको लेकर खलबली मची हुई। और इससे पहले जो शख्स मारा गया था अबू हमजा अबू सैफुल्लाह, वो व्यक्ति भी बहुत टॉप तक लश्कर तैयबा में घुसा हुआ था। नेपाल से सारे ऑपरेशंस देखता था। भारत में कई बड़े हमले उसने कराए थे, जिसमें नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर पर हमला शामिल है, जिसके अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में के बाहर हमला किया गया था। रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया गया था। तो इन दोनों लोगों का खास तौर पर निशाने पर लिया जाना ये पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा, पाकिस्तान की सेना को तो बिल्कुल नहीं, कि आखिर इनके पीछे क्या है। कई थ्योरीज चलती हैं। लोग कहते हैं, पाकिस्तान के लोग कहते हैं भारत इनको मरवा रहा है, भारत कहता है इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक दूसरी थ्योरी ये चलती है कि पाकिस्तान की ही जो फौज है आईएसआई है वो अब ऐसे लोगों को खुद ही एलिमिनेट कर रही है जो उसके लिए दुनिया में अगर इनको एक्सपोज कर लिया जाए या इनके बारे में भारत अगर दुनिया को बताना शुरू करे तो फिर उसके लिंक आतंकवादियों के साथ एक्सपोज हो सकते हैं, इसलिए वो खुद ही इनको रास्ते से हटा रही है। और तीसरा ये भी कुछ लोग कहते हैं कि लश्कर तैयबा के अंदर खास तौर पर एक स्ट्रगल चल रही है। नीचे जो निचले कमांडर हैं वो अब टॉप पर आना चाहते हैं, तो एक इंटरनल वॉर जो है लश्कर तैयबा के अंदर जारी है। इनमें से अब कौन सा सही है ये तो फिलहाल हमने नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये भारत के हित में हो रहा है, इन आतंकवादियों का मारा जाना। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आमिर हमजा 2005 में इसका इन्वॉल्वमेंट था आईआईएससी अटैक के अंदर और उसी में साफुल्ला भी साथ में था जिसने ये अटैक किया था। और साफुल्ला तो खैर अल्लाह को प्यारा हो गया 3 दिन पहले। और किसने किया, जैसे बोल रहे थे कि किसी ने भी किया हो सकता है, और इसको डेजिग्नेट किया गया है ग्लोबल टेररिस्ट बाय द यूएस। अबू हमजा अमीर हमजा को, अबू हमजा को। और इसको जब ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया 2012 में, तो अभी पाकिस्तान के बेस हॉस्पिटल में, मिलिट्री का बेस हॉस्पिटल में इसको आईएसआई की प्रोटेक्शन के अंदर रखा गया है। तो अभी क्यों नहीं हैंडओवर कर देते इसको तो हैंडओवर करना चाहिए और यूएस को मांगना चाहिए कि जिसको हमने ग्लोबल टेररिस्ट कहा है, जिसकी तारें बड़े बड़े ग्लोबल जिहादिस्ट के साथ लगी हुई हैं, तो उनको देना चाहिए ना। तो इसका क्लियर मतलब है आर्मी अस्पताल में इलाज हो रहा है, आर्मी अस्पताल, बेस मिलिट्री हॉस्पिटल, यानी कि उनका जो बेस्ट हॉस्पिटल है उसके अंदर, और वो भी आईएसआई प्रोटेक्शन के अंदर। और इसके क्लोज कौन थे? हफीज सईद एंड अब्दुल रहमान मक्की, ये दोनों के दोनों यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। तो अगर इतने सारे यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, जिसमें से कि हाफिज सईद और साथ में अबू हमजा, अगर ये पाकिस्तान के अंदर है और अब तो आर्मी के हाथ में है अबू हमजा, तो क्यों नहीं उनको हैंडओवर करते अमेरिका को? आपको इस आदमी का समझना ये कितना इंपॉर्टेंट था, तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर जरिए समझाता हूं। अलकायदा का मुखिया बना ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन का नंबर 2 था ऐमन अल जवारी, और जब मर गया ओसामा बिन लादेन तो ऐमन अल जवारी ने ही अलकायदा को चलाया, बाद में उसको भी मार दिया अमेरिका ने। तो इसको आप ऐसे ही समझिए कि अगर हाफिज सईद जो है ओसामा बिन लादेन है तो ये उसका ऐमन अल जवारी है, बिल्कुल नंबर 2 आदमी था ये। और इस वक्त इसको गोली लगी है, बताया जा रहा है, और ये अस्पताल में भर्ती है। और इससे पहले भी जो आदमी मारा गया, ये सिलसिला तो खैर 2-3 साल से चल रहा है जनरल सिन्हा पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस वक्त जो लोग निशाने पर लिए जा रहे हैं ये वाकई अहमियत रखते हैं वहाँ के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर में।
एब्सोल्युटली सौरभ जी, जो आपने कहा, और इनकी अब गणना जो एक्चुअल नंबर हैं जो मोस्ट वांटेड हैं हमारे लिस्ट के अंदर से, ये अब 32वां हो गया। कुछ दिन पहले, इसके पहले ये 29 के आसपास थे। कल को यदि हम लेते हैं तो ये 32 हो गए। अमीर हमज़ा के बारे में, अमीर हमज़ा जो कि को-फाउंडर, ये केवल को-फाउंडर लश्कर-ए-तोयबा का ही नहीं है, जो ये एक फिलायत इंसानियत के बारे में जो कहते हैं, जो उसकी बाद में बनी है, उसका एक शैडो था, उसका भी ये फाउंडर है। तो इसका मेन इसके ऊपर इसलिए डाल दिया गया कि जो हाफिज़ सईद हैं, जो हाफिज़ सईद के बाद इसको बड़ी इंपॉर्टेंट से बात आपने बनाई, सॉरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा जब बैन हुआ, उसके बाद हाफिज सईद ने बनाया, पहले बनाया जमात-उद दावा, और उसके अलग-अलग उसके साथ ही फलाह इंसानियत बनाया। फलाह इंसानियत का हेड ये था, फलाह इंसानियत का ये हेड था। देखिए, फलाह इंसानियत हेड भी आप इसके लिंकेजेस आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट से जुड़े हुए थे उस समय। तो उस समय जकात की बात होती थी, जकात के जितने पैसे आते थे, सऊदी अरेबिया और ये जितने देश हैं बाद में इनसे अलग हुए हैं। ये पहले पूरे जकात के पैसे से चलते थे, और जकात सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज से आते थे, उसमें कतर भी था। मगर उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि यदि हम ये करते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी भी कॉन्सेप्ट को चेंज किया कि केवल हम ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, वी हैव टू मॉडर्नाइज इफ़ वी हैव टू गो इन 21st सेंचुरी के एंड में हम इसी तरह बने रहें। तो पूरी जो चेंजेस हुई हैं, अभी ये मारा कैसे गया, और आप प्लीज़ बोलिए। ओके, ये घर पे ही मिला है, इसको गोली लगी है घर के अंदर, उसके बाद ये निकले हैं। तो कौन कर रहा है वो ठीक है, इसकी जो आप ज़्यादा हम ये कहते हैं ठीक है, कुछ पैसे उसे आ रहे हैं मिडिल ईस्ट से इनको निकालने के लिए, मगर ये अभी अपनी यूटिलिटी खो चुके हैं। अभी क्या कर रहा था, स्पेशली जब हम बात करते हैं, जो चीफ हैं साहब, जिनको आपने फील्ड मार्शल अभी कल बना दिया, वो क्या कर रहे हैं, जितने भी आपके स्पेशल फोर्सेस के एक्स सर्विसमैन हैं वो चाहते हैं, और उसमें जो कट्टरता है उनको, जबकि आपका अभी देखेंगे जब पहलगाम में जो हुआ था, उनके एसएसएफ के 2 लोग थे, और जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के लश्कर-ए-तोयबा ज्वाइन किया, और ये मरकज़ का पूरा चेहरा बदल देना चाहते हैं, और ये वांट टू मेक इट अ वेरी डेडली फोर्स। अब सर, एक और खबर मैं आपको बताता हूं, कुछ इस खबर से जुड़ी हुई भी हो सकती है, हम कह नहीं सकते। भारत में जो हमारे आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे तपन कुमार डेका, ये अगले महीने जो है वो रिटायर होने वाले थे, और एक बार फिर से इनको एक अहम जिम्मेदारी के तहत, क्योंकि बहुत क्रूशल काम कर रहे हैं इन हालात में तो और भी ज़्यादा, इनको एक्सटेंशन दे दिया गया है 1 साल का। तो तपन कुमार डेका का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, और ये लगातार दूसरी बार है जब तपन कुमार डेका का कार्यकाल जो है बढ़ाया गया है। कल ही इसकी अधिसूचना जारी हुई है, कैबिनेट सेक्रेटरी ने इसके बारे में बताया है। अब ये कौन है तपन कुमार डेका? खास तौर पर जब आप इतने वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में रह रहे हों, सर्कमस्टांसेस ऐसी हों, तो इंटेलिजेंस की भूमिका बहुत अहम होती है। अब हमने पाकिस्तान में जाकर के जितने टारगेट्स हिट किए, ये सब कहाँ से आते हैं? कौन कहाँ पर है, किस वक्त हमला करना है, किस वक्त वहाँ कितने लोग हैं, ये सब इंटेलिजेंस से होता है। हमारी 2 प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, रॉ जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस देखती है, और आईबी जो इंटरनल इंटेलिजेंस देखती है। और आप देख रहे हैं अभी बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मुखबिरी की या जासूसी की पिछले कुछ दिनों के अंदर। तो आईबी का रोल बहुत ज़्यादा क्रूशल है। अब ये तपन कुमार डेका को सुपर स्पाई भी कहा जाता है। सुपर स्पाई इनको क्यों कहते हैं, इसके पीछे इनका जो है बैकग्राउंड है। ये 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं, हिमाचल प्रदेश काडर के, और ख़ास तौर पर आतंकवादी रिलेटेड मामलों में इनकी एक्सपर्टीज़ मानी जाती है। इनको खास कश्मीर में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं और नॉर्थ ईस्ट में जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उनका इनको खास एक्सपर्ट माना जाता है। और इनको ये आईबी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दत्ता सर, आईबी के हेड ऑफ ऑपरेशंस रह चुके हैं 2 दशक से ज्यादा। वो मतलब मुझे लगता है वो पोस्ट मेन पोस्ट है, ऑपरेशनल हेड। ऐसा व्यक्ति जो समझता है कि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कैसे चलाए जाते हैं, और 20 साल से ज्यादा उसने एक्टिवली ये काम किया हो, वो व्यक्ति हैं तपन कुमार डेका, और इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पूरे जो इंटरनल सिक्योरिटी सेटअप है उसके अंदर आईबी का बहुत बड़ा रोल है, और आईबी एक ऐसी संस्था है जो पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी फॉरेन स्पाइंग की कार्रवाई, या हमारे जो अपने नागरिक हैं जो अगर दुश्मन के साथ मिले हुए हैं उस इलाके के अंदर, चाहे टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट की मदद कौन कर रहे हैं, वो पूरे नेटवर्क के ऊपर उनकी नज़र होती है। और जो आईबी का नेटवर्क है उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है।
अगर आपको याद हो 1990 अर्ली दशक में जब रवैया सईद की किडनैपिंग के बाद जो माहौल हुआ J&K के अंदर, बहुत सारे IB के अफसर वहाँ पे मारे गए और उनका हमारा जो नेटवर्क था IB का वहाँ J&K के अंदर इन लोगों ने ध्वस्त करा दिया तकरीबन। अभी वो दोबारा रीबिल्ड करके हमने, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो J&K हो, चाहे वो नक्सल का इलाका हो, तो IB का बहुत बड़ा रोल है। और आपको ये भी शायद ध्यान हो कि हमारे जो NSA हैं वो भी IB के डायरेक्टर रह चुके हैं और उसके बाद ही वो बाद में जो आज के दिन में NSA हैं। तो जो IB का एक कार्यकाल है, उसका एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है और एक लीडरशिप जो मोटिवेट करती है अपने IB के ऑपरेटिव्स को सही तरीके से काम करना ज़मीन के ऊपर, वो बहुत ज़रूरी है। और अभी जो आपने देखा होगा कि जितना ये नेटवर्क निकल के आ रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान के लिए जासूसी हमारे भारत के नागरिक कर रहे थे, उनके ऊपर अभी पूरी धरपकड़ 12 लोग ऐसे पकड़े जा चुके हैं अब बिल्कुल। तक। तो IB का बहुत बड़ा रोल है। RNAW का रोल रहता है एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का, इनका इंटरनल रहता है। मिलिट्री DIA वगैरह अपना ये कोलैबोरेट भी करती हैं एजेंसीज, रॉ और IB बिल्कुल आपस में। बिल्कुल ऐसा है कि इनका जो जॉइंट जितनी इनपुट आती हैं वो जाके फाइनली NSA के लेवल में सारे के सारे जो मर्ज होती हैं, उसके बाद वॉर टाइम्स में ये पोस्ट कितनी, ये IB कितना महत्वपूर्ण हो जाती है? IB का मैं बता रहा, पूरा इंटरनल सिक्योरिटी है, चाहे वो जितने भी कार्रवाई एंटी नेशनल भारत के अंदर चल रहे हों, चाहे वो जो दुश्मन देश के द्वारा हो, हमारे इंटरनल जो लोग ऐसे मिले हुए हों, उन सब के ऊपर। अभी देखिए आप, ये हम सबके कान खड़े करने हो जाने चाहिए इस खबर से कि जासूसी के आरोप में अब तक पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पंजाब में 4 मई को 2 लोग गिरफ्तार हुए, 11 मई को फिर 2 लोग गिरफ्तार हुए, 19 मई को 2 लोग गिरफ्तार हुए। हरियाणा में 15 मई को एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, 16 मई को एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार हुई। आइए उसके बारे में आपको बता दें। देश के साथ गद्दारी करने वालों के बारे में नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब इसी सिलसिले में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। उसकी कुछ फोन पर जो चैट्स थी वो सामने आई हैं, जिसमें वो पाकिस्तान में अपनी शादी कराने की बात कह रही है। ज्योति मल्होत्रा कई बार पाकिस्तान जा चुकी थी और अब उसकी ये चैट पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी अली हसन के साथ की है। इस चैट में हसन कहता है कि मेरे दिल से दुआ निकलती है कि आप हमेशा खुश रहिए, और इसके जवाब में ज्योति मल्होत्रा कहती है कि यार पाकिस्तान में मेरी शादी करवा दो। इनके बीच ज्योति के अटारी बॉर्डर जाने, वहां पर प्रोटोकॉल मिलने, एक गुरुद्वारे में ज्योति के किसी महिला अफसर से मुलाकात का भी जिक्र है। वो पाकिस्तान जाती है, वहां के फंक्शंस को अटेंड करती है और वहां पर उसे यही पाकिस्तान हाई कमीशन का एक व्यक्ति जो है वो उसको घुमाता है, फिराता है, अपनी बीवी से भी मिलाता है। तो ये तमाम बातें हो रही हैं और ज्योति ने खुद कबूल किया है कि वो पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में थी और उसने शायद कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो पास ऑन भी की है। लेकिन अब ये दुख की बात तो है, लेकिन हकीकत है, इससे मुंह फेरा नहीं जा सकता कि आपके देश के अंदर गद्दार बैठे हैं। आपके देश के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो या तो अपनी किसी छोटी मोटी शिकायत की वजह से, या पैसे के लालच में, या किसी और, कई लोग हनी ट्रैप हो जाते हैं, उस ब्लैकमेल होने के बाद वो अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं और दुश्मन देश को आपकी बहुत अहम जानकारियां पास ऑन कर देते हैं। वेस्टर्न साहब। सौरभ, आपने पहले एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया था कि भारतीय सेना को क्या 24/7 अलर्ट रहना पड़ेगा। अब मैं दूसरी चीज़ अब ये बोलूँगा कि ये जो न्यू ऑर्डर अभी हमारा आ गया है, इसी में एक और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी आज देश के लिए नंबर 1 प्राइम इंपॉर्टेंस बन जाती है। अंदरूनी दुश्मन, और उसको देखने के लिए IB है, सारी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है हमारे ही लोग। पहली बात तो लोगों को एडुकेशन करना चाहिए कि ये जो होता है, ये गरीबी से कुछ लोग हैं जो पैसा चाहिए, किसी को हनी ट्रैप हो जाते हैं, किसी को, तो ये बार बार मीडिया का भी इसमें रोल हो सकता है कि एडुकेशन करें कि दुश्मन क्या क्या मेथोडोलॉजीज या ये तरीके अपना सकता है लोगों को ट्रैप करने में। आर्मी में हमें इसकी बहुत ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये मेरे को लगता है शायद आम जनता को भी देनी चाहिए। दूसरा, हमारी जितनी भी इंट एजेंसीज हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। देखिए, ये एम्बेसी में इतनी बार जाती थी और मेरी जो इतनी नॉलेज है अपनी आर्मी सर्विस के दौरान कि ये एम्बेसीज में हम लोग मॉनिटर रखते हैं और कोई बार बार जा रही है तो इसको कैसे उस समय। मेरा ये सबसे बड़ा सवाल, आपने बिल्कुल सही, ये पाकिस्तान बार बार जा रही है और क्यों जा रही है किसी ने नहीं पूछा? नहीं, वही अभी आप देखिए, फिर अगला मैं वही बोलने वाला था कि अब इमिग्रेशन होती है हमारी और आपको पता है कि ये पासपोर्ट से जा रही है, वहां ठप्पा लगता है।
तो वो जो इमिग्रेशन में लोग बैठते हैं वो देखते हैं कि ये कितनी बार जा रही है, तो सवाल तो करते हैं आप पाकिस्तान बार बार क्यों जा रहे हो। पाकिस्तान ने तो उसको वीज़ा दे दिया, लेकिन हम लोग को तो चेक करना है ना कि भैया ये क्यों जा रही है। उसके इतने बार ठप्पे गए, 3-4 बार जितनी भी बार गई है, तो ये कहीं तो हमारी इंटरनल एजेंसीज की भी चूक हुई है। और वही मैं बोल रहा हूँ, भारत को आज की तारीख में ये जब अभी जो पाकिस्तान ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करता रहेगा, लेकिन हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत ही बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे ही लोग कुछ बहकावे में आके या गद्दारी करके। और उसमें देखिए एक और चीज, मजहब नहीं है ये, इसमें कोई भी धर्म का हो सकता है, ये कोई भी धर्म का हो सकता है, पैसों का खेल है, मैं ये सारा पैसों का खेल कुछ और जानकारियां बताता हूं आपको। जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा इस वक्त पुलिस की रिमांड में है, जहां उससे पुलिस के अलावा NIA, IB और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीमें भी पूछताछ कर रही हैं। और पूछताछ के दौरान ज्योति का कबूलनामा सामने आया, उसने माना कि वो पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रही थी। ज्योति ने पाकिस्तान उच्चायुक्त के अधिकारी एहसान और रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में होने की बात मानी है। उसने कहा है कि दानिश ने उसके पाकिस्तान में रहने का इंतजाम कराया। दानिश के कहने पर वो पाकिस्तान में अली हसन से मिली। अली हसन से ने उसकी मुलाकात पाकिस्तान के सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस अधिकारियों से भी करवाई। क्यों मिल रही है ज्योति मल्होत्रा जाकर के पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के लोगों से, क्या वजह हो सकती है? वो खुद को अपने आप को कहती है ट्रैवल ब्लॉगर। आप ट्रैवल पर ब्लॉग बनाना चाहते हो तो इंटेलिजेंस की आर्मी के लोगों से क्यों मिलोगे आप पाकिस्तान में जाकर के?